हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने लोअर स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, वहां पे आपने क्या देखा था? अगर बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो है तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाता था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वही एनालॉजी यूज करके हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझेंगे और साथ ही साथ में इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता था। उसके पहले आपको न्यूटन का सेकंड लॉ एक बार थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मतलब यहाँ पे इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये हम लोग ने पढ़ा था। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा, जो चेंज इन मोमेंटम होगा, क्या होगा? जीरो। मतलब ये क्या है? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट होने से क्या मतलब होता है? जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते थे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब उसी का एनालॉजी यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे? एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपने एंगुलर मोमेंटम को ठीक से नहीं पढ़ा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में इसका एक्सप्रेशन नहीं जानते आप, तो प्रीवियस दो लेक्चर्स आप अच्छे से देखें। वहां पे हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में एक्सप्रेशन उसका फाइंड आउट किया था। वो सब वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा, वहां से आप देख सकते हैं। वहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो काफी अच्छे से आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू mv होता है। ठीक है, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? r क्रॉस p होता है। ठीक है, इसको भी हम वेक्टर नोटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग थोड़ा और ऐसे क्या लिख सकते हैं? p की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? m डॉट v, या फिर हम लोग ऐसे लिखते थे r क्रॉस v। ये सारी चीजें हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज है? हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। L जो होगा वो किसके इक्वल होगा? I ओमेगा। देखिए, सेम एनालॉजी है लीनियर मोमेंटम से। मास को एनालॉजी क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वेलोसिटी का क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हम लोग ने फाइंड आउट किया था। अब यहाँ से हम लोग क्या समझ में आ रहा है? अगर सेम जैसे न्यूटन का लॉ हम लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया था, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। उसी तरह हम लोग रोटेशनल मोशन में सेम चीज अप्लाई करें। फोर्स का एनालॉजी यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, फोर्स का एनालॉजी क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा। और चेंज इन यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की जगह क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क है। अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो है, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ऐसा नहीं कि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती, अप्लाई होगा, लेकिन एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी को यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो मतलब ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, जिसके बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। लेकिन एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे सेम फोर्स लगा दूं, वो भी क्या होगा? एक्सटर्नल। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे? एफ नेट क्या मिलेगा मुझे? जीरो मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन बॉडी का जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है? जीरो। तो यहाँ पे वही कंडीशन होनी चाहिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? मोमेंटम कांस्टेंट मिलेगा। उसी तरह अगर किसी भी रोटेटिंग बॉडी पे अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे कांस्टेंट होने से क्या मतलब होगा? जो इनिशियल होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा, वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको और अच्छे से हम लोग डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को मैथमेटिकली क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। एंगुलर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? dl बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt r क्रॉस p। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे कैसे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे? r क्रॉस dp बाई dt प्लस यहाँ पे क्या होगा? dr बाय dt क्रॉस p। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये क्या है और ये क्या है। यहाँ पे dp बाय dt मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फोर्स होता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? r क्रॉस f मिलेगा मुझे। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
हम लोग ने अभी पढ़ा था, प्लस ये क्या dr बाई dt क्या होता है, dr बाई dt मतलब क्या, वेलोसिटी होगा ये v क्रॉस p। कैसे होगा वेलोसिटी, ये देखिए पोजीशन वेक्टर है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, r क्रॉस f प्लस v क्रॉस मोमेंटम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m डॉट v वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे r क्रॉस f प्लस यहाँ पे m बाहर आ जाएगा v क्रॉस v। अब देखिए v क्रॉस v क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, पूरा टर्म जीरो हो गया तो r क्रॉस f बचेगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, dl बाई dt इज इक्वल टू r क्रॉस f। अब देखिए r क्रॉस f क्या होता है, ये तो टॉर्क का जर्नल फॉर्मूला है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है r क्रॉस f होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क लिख सकता हूँ, तो dl बाई dt इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, अभी टाउ कौन सा, एक्सटर्नल टॉर्क की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क की बात हो रही है। अगर ये टॉर्क यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे जीरो है, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, dl बाई dt इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और यही तो हम लोग कभी से इसी के बारे में तो बात करते हैं कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। अब आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए, ठीक है, जैसे और इसको समझने के लिए और एग्जांपल समझते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और इसको डिफाइन करते हैं। एल क्या होता है, आई ओमेगा होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में ऐसे लिखते हैं, आई ओमेगा। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एन। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एन। एन क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। इस इक्वेशन से मुझे क्या समझ में आ रहा है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर एन यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे एन डिवाइड में आ जाएगा ना, तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr² होता है कोई भी पॉइंट मास के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे एक बैलेट डांसर है। आपने बैलेट डांसर देखा होगा, एक ऐसे बैलेट डांसर है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी का जो ऐसे हाथ वाथ है या फिर पैर है वो क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने रोटेशनल स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, फिर डिक्रीज करने के लिए। जैसे मान लेते बैलेट डांसर है, इसने अपना एक पैर ऐसे यहाँ पे रखा है और एक पैर ऐसे ऊंचा रखा और एक पैर हाथ ऐसे रखा, हाथ ऐसे रखा है। तो अपने एक पैर को क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो जब ऐसे स्प्रेड है, देखिए यहाँ ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे इसका क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम मतलब क्या, वो बहुत स्लो घूमेगा। बात समझ में आ रहा है, ये पहला केस है। अब इसी में दूसरा केस क्या कर देते हैं कि यही जो बैलेट डांसर है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं इसकी बॉडी को। अब इसकी बॉडी क्या हो गई, ये एक पैर इधर है और दूसरा पैर ये उठा के अपने इधर रख लिया और ये एक हाथ से इसको ऐसे पकड़ लिया। आपने देखा होगा मूवीज में फिर कोई वीडियोस में, वो अपना एक पैर उठा के ऐसे पकड़ लेता है और एक पैर पे वो रोटेट करता है, अपने हाथ को ऐसे नीचे रख लेता है। तो अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं पे, लेकिन यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन का मास क्या है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ही। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब क्या होगा, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे देखिए, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा यहाँ पे फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब अप्लाई कर सकते हैं, कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन टॉर्क अबाउट गिवन एक्सिस इज जीरो। ठीक है, कौन सा टॉर्क होगा, एक्सटर्नल टॉर्क होगा। ये नोट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर कभी भी कोई भी, मैं कहीं से भी ऐसा नहीं बोल सकता कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे ओबे हो रहा है। कब ओबे हो सकता है, वो कब अप्लाई कर सकते हैं, जब किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, सर यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, आई ओमेगा इज इक्वल टू I2 ओमेगा। ठीक है,
I1 ओमेगा I1 I2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, फिर ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। एन इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा ना, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर स्पीड ही है, तो ये इंक्रीज होगा और यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो कुछ चीज जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल देता हूँ आपको कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं 10 है और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 5 है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है मान लेते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जानी चाहिए, फ्रीक्वेंसी हो जानी चाहिए 4, तो यहाँ पे क्या होगा 20 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम इनिशियल किसके इक्वल होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। सिमिलरली स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा, वहां पे स्विमर्स क्या करते हैं, स्टंट करते हैं हायर हाइट पे जाके, ऐसे एक हाइट रहेगा वहां पे स्विमिंग पूल होगा, तो यहाँ पे स्विमर क्या करता है, स्टंट करता है, ऐसे अपने आप को रोटेट करता है जंप करके। तो इनिशियली वो क्या करता है, अपने अपने बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखता है, ऐसे लेंथी रखता है, ठीक है, ऐसे ये बॉडी समझो, तो ऐसे रखता है। लेकिन जैसे उसको रोटेशन बढ़ानी होती है अपनी, तो क्या करता है, अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, मास उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज आ जाएगा और मास क्लोज आ जाएगा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे वो बहुत ही हाई आरपीएस से रोटेट करने लगेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। तो होप्स आपको यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें ताकि आपको ये लेक्चर्स काफी अच्छे से समझ में आए और पुराने लेक्चर्स में जो टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।